महीना था अप्रैल, अप्रैल का आखिरी हफ्ता था और साल 2012 था। नीतीश कुमार अपनी सेवा यात्रा, अभी वो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तो हमेशा यात्रा करते रहे, 15वां यात्रा है। तो 2012 में वो 11 के आखिरी हफ्ते में उन्होंने शुरू किया था अपना सेवा यात्रा और चौथे चरण में जाकर के वो मोतिहारी पहुंचे हुए थे सेवा यात्रा के। और ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये उसी यात्रा की एक तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको साफ साफ दिख रहे होंगे कि नीतीश कुमार एक मूर्ति के पास बिल्कुल नतमस्तक है। उनके भाव में कहीं ना कहीं एक आत्मग्लानि दिख रही है, एक कृतज्ञता दिख रही है, एक माफी मांगने का वो दिख रहा है, भाव दिख रहा है। आखिर कौन है ये मूर्ति? इस मूर्ति में जो भी है वो कौन है और ये भाव नीतीश कुमार के अंदर कहाँ से आ रहा है? क्योंकि ऐसे भाव अक्सर अपने पिता की मूर्ति पे, अपनी माता की मूर्ति पे या फिर गांधी जी जैसे महान लोगों की मूर्ति के ऊपर आता है, जो नीतीश कुमार पे दिख रहा है। इस व्यक्ति के बारे में तो हम सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उसके बाद पहले आप ये भी जान लीजिए कि इनके नीतीश कुमार के यहाँ जाने के बाद, ये फोटो हर जगह छपने के बाद, यहाँ पे नीतीश कुमार के ही मंत्री प्रेम कुमार जी आते हैं। एक साल के भीतर अप्रैल 2012 में नीतीश कुमार यहाँ पे आए हैं और अप्रैल 2013 में प्रेम कुमार यहाँ पे आते हैं। और नीतीश कुमार जब आते हैं तो उस जगह को, जो ये मूर्ति जहाँ पे बना हुआ है, उस जगह को विकसित करने के लिए, उस जगह पे पार्क बनाने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए सरकार को ऑर्डर देते हैं, प्रशासन को ऑर्डर देते हैं और उसी के तहत वहाँ पे एक पार्क बन रहा होता है। और उस पार्क का शिलान्यास करने के लिए प्रेम कुमार जी जाते हैं। उसमें शहरी विकास मंत्री थे वो। और उस भाषण में उनको ये तक नहीं पता था कि जिसका वो आए हैं शिलान्यास करने के लिए, वो गांधी से संबंधित है या इस व्यक्ति से संबंधित है जिसका मूर्ति आप देख रहे हैं। जिस व्यक्ति को आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, नीतीश कुमार उनके मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हुए, वो वहाँ पे अनाउंस करके आ जाते हैं। 2013 की बात है कि देखिए 2017 तक ये पार्क बन जाना चाहिए, क्योंकि 2017 में महात्मा गांधी जी की 100वीं वर्षगांठ है चंपारण सत्याग्रह का। अब उसके बाद ये हुआ हल्ला कि स्थानीय लोगों ने उसको पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि ये जो पार्क बन रहा है ये तो महात्मा गांधी के नाम पे ही बनेगा, महात्मा गांधी का ये जगह है और इसका पार्क का नाम सत्याग्रह पार्क बनेगा। और उसको लेकर के खूब हो हल्ला हुआ। बाद में प्रशासन ने क्लियर किया कि भाई ये महात्मा गांधी के नहीं है, बल्कि ये 20वीं सदी के एक प्रमुख लेखक, सबसे बड़े लेखकों में से 20वीं सदी का अगर कुछ नाम आता है, 10 नाम आते हैं, तो उसमें से ये एक नाम है, जॉर्ज ऑरवेल का। हिंदुस्तान का राजनीति हो या फिर दुनिया के किसी भी देश की राजनीति हो, इनकी राइटिंग में आज भी उनका रिफ्लेक्शन, चाहे वो उनका 1984 जो किताब है वो है, हालांकि 1984 किताब है, उनका 1984 से कोई लेना देना नहीं है। उनकी मृत्यु 1950 में ही हो चुकी थी। लेकिन ऐसा लगेगा कि आप 1984 में अगर पढ़ रहे होंगे तो लगेगा कि 1984 की ही बात हो रही है। अगर आप 2084 में भी पढ़िएगा तो लगेगा किताब के अंदर 2084 की ही बात हो रही है। उसके अलावा उनका एक फॉर्म जो किताब है वो बहुत अच्छी किताब है, तो वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन इस व्यक्ति का जन्म मोतिहारी के उसी जगह पे हुआ था जहां पे नीतीश कुमार इस मूर्ति के सामने खड़े हैं। अब नीतीश कुमार इस मूर्ति के सामने इस मुद्रा में क्यों खड़े हैं? क्यों उनको ये आत्मग्लानि हो रही है या फिर ये रिग्रेट कहीं ना कहीं का हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये मूर्ति न तो नीतीश कुमार के प्रयासों से लगाया गया वहाँ पे, न ही उनकी सरकार के प्रयासों से लगाया गया। उनकी सरकार छोड़ दीजिए, बिहार सरकार या भारत सरकार के प्रयासों से नहीं लगाया गया। बिहार में मोतिहारी में इस व्यक्ति को लोग जानते तक नहीं थे कि हाँ, यहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति था जो इतना बड़ा राइटर था दुनिया का और यहीं पे जन्म लिया था। उस घर को जहाँ पे ये जन्म लिए थे, उसको 1970 के दशक में ही जो मोतिहारी का नगर परिषद था, उसने एक स्कूल वाले को दे दिया था और उसमें स्कूल चल रहा था, लीज पे वो जमीन दे दिया गया था। और उस स्कूल के जो बाद में टीचर थे, वो जब 2012-13 में इसके ऊपर ऑर्डर हुआ कि इसको विकसित किया जाएगा, तो वो टीचर जो है वो खड़े हो गए कि ये तो मेरी जमीन है, मैं इसको लेने नहीं दूंगा। फिर उसके बाद सारा रिकॉर्ड निकाला गया, पता किया गया, तो पता चला कि ये तो सरकारी जमीन थी, इसको मोतिहारी नगर परिषद ने स्कूल को जमीन दे दिया था। वहाँ पे हॉस्टल बना हुआ था और उसी हॉस्टल में वो शिक्षक महोदय रह रहे थे। ये स्थिति थी और संभवतः यही कारण है कि लोग जानते तक नहीं। साल 2000 में जाकर के लोग ये जाने कि हाँ, ये जॉर्ज ऑरवेल का घर है, और वो भी किसी हिंदुस्तानी ने नहीं बताया उनको, उसको बताया एक विदेश से आकर के
एक जर्नलिस्ट वहाँ से उनका पता ढूंढते, उनका घर ढूंढते ढूंढते आए और साल 2000 में उनको मिला। गार्जियन के अखबार के वो पत्रकार थे, उनको मिला और उन्होंने लेख छापा, तब जाकर के दुनिया को पता चला कि ये है जॉर्ज ऑरवेल का घर। और वो घर की स्थिति जर्जर थी, सिर्फ आधी आधी दीवार खड़ी थी, 2 कमरे का घर था। 1934 में भूकंप में ज़्यादातर खत्म हो गया था और उस घर को भी इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि उसकी स्थिति सबसे ज़्यादा जर्जर थी। बाकी जो उनके घर के बगल में जो ओपीएम का गोदाम था उसको तोड़ फोड़ करके और उसको हॉस्टल बना दिया गया था, लेकिन इनका घर बच गया था। उसके बाद फिर बिहार सरकार ने प्रयास लिया और फिर वो सब प्रेम कुमार और ये सब झगड़े और बहुत कुछ झगड़े होने के बाद फाइनली वो तैयार है। अब इस साल ये कहानी मैं आज इसलिए आपको सुना रहा हूँ क्योंकि 21 जनवरी 1950 को उनका डेथ हुआ था और ये 75वां साल है उनके डेथ एनिवर्सरी का, यानी कि पुण्यतिथि का 75वां साल है। और इंग्लैंड की सरकार ने इस उपलक्ष्य में एक सिक्का जारी किया है उनके नाम पे। और इंग्लैंड में आप जाइए, वहाँ पे हर एक गली, हर एक नुक्कड़, जहाँ जहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल रहे हैं, कॉफ़ी पिए हैं, चाय पिए हैं, जहाँ पे उन्होंने बैठ के किताब लिखा है, कौन सी किताब, ये किताब वहाँ लिखा, वो किताब वहाँ लिखा, या फिर यहाँ पे ये शूटिंग किया था, यहाँ पे इन्होंने ये लेक्चर दिया था, हर जगह उन सभी घर, उन सभी मोहल्लों में जहाँ पे और जॉर्ज ऑरवेल रहे हैं, कुछ भी समय बिताया हो, उसका इनके नाम पे नामकरण किया गया है और उनको आज तक प्रिजर्व किया गया है। लेकिन हिंदुस्तान का वो घर जहाँ पे उनका जन्म हुआ उसको तबाह कर दिया गया। आज भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आज का तस्वीर देख लीजिए, बस एक बाउंड्री कर दिया गया है, गेट लगा दिया गया है और मूर्ति तो सरकार के द्वारा लगाई नहीं गई थी। मूर्ति स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा रोटरी क्लब वगैरह से मिल करके बहुत प्रयास किया। उसमें से एक व्यक्ति का नाम बार बार आता है, मुखर्जी जी, जो स्वतंत्रता सेनानी के बेटे थे, उनके प्रयासों से ये सब कुछ किया गया। तो इनकी हम पूरी कहानी आपको शुरू से बताते हैं। ये जो जमीन आप, जहां पे ये जमीन इनका बना हुआ था, ऐसे इसको समझिए कि 1970 से पहले इसको कोई नहीं जाता था। 70 में इस जमीन को, जैसा मैंने बताया कि मोतिहारी जो नगर परिषद था उसने इस जमीन को दे दिया, क्योंकि टूटा फूटा खंडर जैसा था, जमीन को खंडर को दे दिया वहाँ पे एक स्कूल का हॉस्टल बनाने के लिए। अब उस हॉस्टल बनाने वाले ने देखा कि सबसे खराब बिल्डिंग है, इनका जो घर था 2 रूम वाला, सबसे खराब बिल्डिंग है, उस घर को छोड़ दिया उन्होंने। ये तो इसको रिपेयर करने लायक नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। बाकी सबको उन्होंने हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया। इनके पिताजी जो थे वो, इनका जन्म 1903 में हुआ है, इनका जन्म हुआ है जून 1903 में, तो वो भी एक अपने आप में 125वां इनका वर्षगांठ भी आएगा। यहाँ पे ओपीएम मोतिहारी, चूँकि नेपाल होते हुए चीन ओपीएम जाया करता था, तो मोतिहारी में गोदाम बना हुआ था ओपीएम का और क्षेत्र के सभी जगहों से ओपीएम को, यानी कि अफीम को इकट्ठा करके रखा जाता था और वहाँ से फिर भेजा जाता था। तो ये सुपरिटेंडेंट थे, आईसीएस ऑफिसर इनके पिता थे। तो यहीं पे इनका जन्म हुआ था, 1903 में इनका जन्म हुआ। हालांकि चूँकि कहते हैं कि उस समय इनके हिसाब से, जॉर्ज ऑरवेल के हिसाब से, कि ये बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं थे। 600 रुपये उस समय उनको सैलरी उनके फादर को मिलती थी, बाद में बढ़ करके 900 हुआ। लेकिन जो लग्जरी उनके माताजी को उनके पिताजी ने दिया था, उनके माताजी के जो पिताजी हैं वो बहुत बड़े ऑफिसर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही, वो लग्जरी इनके पिताजी नहीं दे पा रहे थे और बच्चे की देखभाल नहीं हो पा रही थी सही से। तो 1 साल के भीतर, 3 में इनका जन्म होता है, 4 में चले जाते हैं इंग्लैंड वापस इनकी माताजी। और उसके बाद फिर जॉर्ज ऑरवेल कभी वापस नहीं आते हैं। इनके पिताजी कभी कभी जाते हैं बीच बीच में, माताजी उनकी नहीं आती है, कभी वो आते हैं कभी ये जाते हैं। वो वाला लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिसे आज कहते हैं, उसमें रहते हैं ये लोग। हालांकि जॉर्ज ऑरवेल 2 बार इंडिया आने का ट्राई करते हैं। एक बार 1921 में, जब उनकी उम्र मात्र 18-19 साल थी, तब वो इंडियन पुलिस सर्विस में को ज्वाइन करते हैं, इस उम्मीद में कि मुझे बिहार में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन उनको बिहार न मिल करके म्यांमार भेज दिया गया और म्यांमार में वो लगभग 7-8 साल रहे। और वहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार का जो रवैया देखा और ब्रिटिश सरकार का जो शोषण देखा भारतीयों या फिर जो एशिया के लोगों के प्रति, वो देख करके उन्होंने नौकरी रिजाइन कर दिया और फिर वापस चले गए इंग्लैंड। वहाँ पे जर्नलिस्ट का कभी काम किया, राइटिंग किया, ये सबसे ज़िंदगी जीते रहे। बहुत कम उम्र में, मुश्किल से 48 साल की उम्र में 1950 में उनका डेथ हो गया। 48 भी नहीं कहिए, 47 साल की उम्र में उनका डेथ हो गया। उनके पिता की उम्र डेथ, माता की उम्र डेथ होने के मुश्किल से 4-5 साल के बाद
उनका भी डेथ हो गया। यानी कि पिताजी मरे, फिर माताजी मरे, उसके 3-4 साल के बाद इनका भी डेथ हो गया था, कम उम्र में हो गया था। और दूसरी बार जब ये ट्राई किए थे 1937 में हिंदुस्तान आने का, और उनको लखनऊ के एक अखबार में लीडिंग राइटर का यानी लीडिंग जर्नलिस्ट का नौकरी मिल भी गया था। लेकिन उस समय तक उनकी चूंकि हालत सही नहीं थी और विश्व युद्ध भी होने वाला था, तो डॉक्टर ने उनको मना कर दिया था कि आपकी हेल्थ सही नहीं, आप नहीं जा सकते, इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते। और उस समय ट्रैवलिंग शिप से होता था, आप लंबा ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, तो वो नहीं आ पाए और फिर वो कभी नहीं आ पाए। अब 1970 का दशक में आ जाइए। 1950 में इनका डेथ हो गया। 1970 के दशक में एक जो राइटर है, वो द संडे टाइम्स के लिए लिखा करते थे, जर्नलिस्ट थे, वो आते हैं जॉर्ज ऑरवेल को ढूंढते ढूंढते कि उनको ढूंढना है, कहीं से भी पता चल जाए, कैसे भी पता चल जाए आखिर वो थे कहाँ, उनका घर। सबको ये पता था क्योंकि उनके फादर के जेल डायरी में वो खुद अपने डायरीज में लिखते हैं कि उनका जन्म वहाँ पे हुआ था, अपने माता पिता के बारे में, अपनी कहानी कैसे वो भारत से छोड़ करके हिंदुस्तान आ गए थे। तो उसमें अब लिखते हैं वो कि मोतिहारी जगह था, वहाँ पे पिताजी ये करते थे, सब कुछ लिखते हैं। तो वही पढ़ करके लोग उसको ढूंढने के लिए आए। वो जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो हिंदुस्तान आने के बाद उनको कहीं कुछ नहीं मिलता है। उस जर्नलिस्ट को ईएन कुछ उनका नाम था, ईएन जैक उनका नाम था। 1983 में वो भारत आए थे। 1970 में वो वाला मामला हुआ जो स्कूल वाला, छोड़ दिया स्कूल को, बचा रह गया, इनका घर कम से कम बचा रह गया, बाकी कन्वर्ट हो गया हॉस्टल में। 1983 में आए तो वहाँ पे कोई नहीं बताया। उस जगह पे ये गए हैं, गोदाम को इन्होंने ढूंढ लिया है कि अच्छा ये गोदाम हुआ करता था, लोगों ने बता दिया ये गोदाम हुआ करता था, अब स्कूल बन गया है। लेकिन वो घर नहीं ढूंढ पाए, कोई बता नहीं पाया उनको। इसके बाद फिर साइलेंट रहा, कहीं कुछ पता नहीं चला। हिंदुस्तान के लोगों को तो पता भी नहीं था कि हाँ यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल रहे हैं। फिर उन साल 2000 में गार्डियन, जो हिंदुस्तान में थोड़ा सा पॉपुलर अखबार है, उसके एक और जर्नलिस्ट लक हार्डिंग, वो हिंदुस्तान आते हैं और वो फाइनली आकर के ढूंढ लेते हैं। और उन्होंने भारत सरकार का, भारत का, बिहार सरकार का बहुत क्रिटिसाइज किया कि इतने बड़े राइटर और उनके घर की हालत ये कर रखी है इन लोगों ने कि वहाँ पे जो बाड़ा है, वहाँ पे जो वो मतलब वो सीधे लिखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ गधे और सुअर यही वहाँ पे बगल के गड्ढों में तैर रहे थे और उसको कोई मतलब किसी से नहीं था, किसी को पता तक नहीं था। तब वो जाकर गार्जियन में लिखते हैं, साल 2000 में आते हैं या साल 2003 में ये लिखते हैं, जब पूरा दुनिया जॉर्ज ऑरवेल का 100वां जयंती मना रहा था, तब वो इस आर्टिकल को लिखते हैं। क्योंकि जॉर्ज ऑरवेल अभी तक हिंदुस्तान में अच्छे खासे फेमस हो चुके थे और जेपी के मूवमेंट के दौरान कहते हैं कि जेपी और जॉर्ज ऑरवेल के बीच में, जयप्रकाश नारायण और जॉर्ज ऑरवेल के थिंकिंग में बहुत सिमिलरिटी था। दोनों जो अधिनायकवाद के खिलाफ थे, दोनों एक समाजवाद के पक्षधर थे, दोनों कम्युनिस्टों के खिलाफ थे, दोनों ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के खिलाफ थे, दोनों गांधी के भी क्रिटिक थे, तो बहुत कुछ मिलता था। तो 1970 के दशक में बिहार के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जॉर्ज ऑरवेल काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। तो 2000 आते थे अच्छे खासे प्रसिद्ध थे, और 2000 आते आते तो बहुत सारे लोग जो कि शुभचिंतक थे, जो बहुत सारे लोग जेपी आंदोलन से निकले थे, वो यूपी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। तो इसलिए थोड़ा सा पॉपुलर हो चुके थे बिहार उसमें। तो जब आर्टिकल जो पहले गार्डियन में छपता है वो हिंदुस्तान के अंदर छपता है, अलग अलग जगहों पे छपता है, तब मोतिहारी के ही एक और व्यक्ति हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे, देवप्रिया मुखर्जी, वो भी ये आर्टिकल पढ़ते हैं, कहते हैं ये तो हम यहीं पे जगह है, यहाँ पे तो मैंने फुटबॉल खेला है बचपन में। और फिर वो आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये वाला घर है, ये खंडर उनका घर है। और उसके बाद वो प्रयास करना शुरू करते हैं कि इसको किसी भी तरह से इसको रिनोवेट किया जाए, बचाया जाए, क्योंकि उसमें बाउंड्री था ना कुछ थी, उसमें लोग आकर के सब हर तरह का गलत काम आकर करना, वहाँ पे जानवर बने हुए रहते थे, जानवर अंदर रहते थे, कोई ईंट उखाड़ के लेके चला जा रहा है, जो कि होता है। अगर आप बिहार के हैं कहीं के तो आपको पता है ये कैसे होता है, जब पुराना कोई घर होता है तो उसको लोग कैसे ट्रीट करते हैं, जब उसको पता नहीं हो कि कितना ऐतिहासिक हो तो। लेकिन ये प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, और लेकिन प्रशासन से कहीं से इनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इनको लालू यादव से बहुत उम्मीद था। लालू यादव से उम्मीद इसलिए था क्योंकि लालू यादव से मुख्यमंत्री रह चुके थे बिहार के, राबड़ी देवी थी तो उनकी पत्नी तो थे, शैडो सीएम तो वही थे। इनको उम्मीद इसलिए थी क्योंकि जेपी आंदोलन के दौरान बहुत सारे लोगों ने जॉर्ज ऑरवेल को, खास करके जो जेपी आंदोलन के लोग थे, लीडिंग लोग थे, वो जॉर्ज ऑरवेल को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि इनकी राइटिंग में साफ साफ जेपी आंदोलन, गांधीवाद और उसके खिलाफ जो आवाज़ है वो दिखता था। लेकिन उनको मदद नहीं मिलता है। ये लगे रहते हैं बेचारे, जो आपके देवप्रिया मुखर्जी हैं, किसी तरह से जो लोकल क्लब होता है और लोकल स्थानीय लोग होते हैं, उनका प्रयास लेकर के किसी तरह से करके एक जो सिलापट्टी होता है
वो शिलापट्टी, रोटरी क्लब जो कहते हैं, रोटरी क्लब की मदद से लेकर के शिलापट्टी एक वहाँ पे बना देते हैं, ताकि लोगों को लग जाए कि चलो ठीक है, इसको अब जो भी सेंसिटिव लोग होंगे वो कहेंगे चलो सर ये जॉर्ज ऑरवेल का घर है तो इसको नहीं उस तरह से वो करते हैं। तो एक पट्टी और एक वहाँ पे किसी तरह से मूर्ति उन्होंने लगा दिया। अब ये मूर्ति जो आप देख रहे थे नीतीश कुमार का, ये वही मूर्ति है, ये सरकार का लगाया हुआ नहीं है, ये देवप्रिया मुखर्जी के प्रयासों से लगाया गया मूर्ति है, रोटरी क्लब वगैरह के सपोर्ट से। साल 2000 आते आते ये, और 2003 में, साल 2003 में जब पूरा देश 100वां, पूरा देश नहीं पूरा दुनिया 100वां जयंती मना रहा था जॉर्ज ऑरवेल का, तो देवप्रिया मुखर्जी ने भी किसी तरह से वहाँ पे इनका जयंती मनाया, ढूंढ करके वहाँ पे जयंती मनाया। बहुत सारे लोकल प्रोटेस्ट हुए, लोकल लोगों ने कहा गांधी के देश में अंग्रेजों का जो है वो हो रहा है, स्तुति हो रही है, अंग्रेजों का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है। लेकिन जो लोग भी जो पढ़े लिखे थे, जो जॉर्ज ऑरवेल को जानते थे, वो लोग इनसे जुड़े और इनको सपोर्ट करते रहे, और फिर धीरे धीरे बढ़ा। करते करते ये हुआ कि 2008-9 आते आते यहाँ पे अच्छे खासे, हर साल ये मनाते थे, हर साल प्रशासन को बुलाते थे, डीएम वगैरह सब लोग धीरे धीरे आना शुरू कर दिए, अच्छे खासे बड़े अधिकारी आने लगे, और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ काम भी यहाँ पे होने लगा, थोड़ा सा साफ सफाई हो गया, बाउंड्री हल्का फुल्का हो गया, ये सब चीज़ें होने लगी इनके प्रयासों से। लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। इसी बीच में यहाँ पे आते हैं गोपाल कृष्ण गांधी। गोपाल कृष्ण गांधी गांधी जी के पोते हैं, और उस समय वो बंगाल के गवर्नर यानी कि बंगाल के राज्यपाल थे। अब अगर कोई राज्यपाल मोतिहारी के किसी एक गांव के किसी एक क्षेत्र में आ रहे हैं, उसका जो मोहल्ला था उसका मस्कट मोहल्ला कहते हैं, मस्कट मोहल्ला उनका घर था, तो उस मोहल्ले में आए तो पूरा हल्ला तो मचना ही था, मीडिया, और ये 2008-9 का बात था, सोशल मीडिया में तब थोड़ा थोड़ा आ चुका था, तो हल्ला हो गया। अब सरकार को भी पता चल गया कि हाँ ऐसा ऐसा जॉर्ज ऑरवेल का घर है, वो बहुत बुरी स्थिति में है। फिर सरकार एक्टिव होती है और सरकार उसको जा करके प्रिजर्व करती है, और उसको जो बिहार प्रिजर्वेशन एक्ट है हिस्टोरिकल साइट्स के लिए, उसके अंदर लाती है और उसको प्रोटेक्टेड एरिया में डिक्लेयर कर देती है साल 2010 में। लेकिन प्रोटेक्टेड तो कर देती है, लेकिन अभी तक कुछ भी कोई प्रयास नहीं किया जाता है इसको कुछ और इसको करने के लिए। कोई भी, या तो इसकी बाउंड्री होती है ना कुछ होता है, बस एक होता है एक बोर्ड जाकर के लग गया कि हाँ ये प्रोटेक्टेड जगह है, और कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर जो उस समय आर्ट वगैरह के मंत्री थे, उनका कहना है कि उन्होंने लगभग 32 लाख रुपए के आसपास मिनिस्ट्री से ग्रांट किया, क्योंकि राज्यपाल आ चुके थे तो अब तो करना ही था। 32 लाख रुपए ग्रांट किया ताकि उसकी बाउंड्री हो सके कम से कम, और वो बाउंड्री पे काम स्टार्ट हो सके। लेकिन सिर्फ कागजों पे होता है सरकार का प्लान, सड़क पे उतर नहीं पाया और वो आ नहीं पाया सड़क पे। और इसी बीच में नीतीश कुमार का वहाँ विजिट होता है, नीतीश कुमार का विजिट होता है। उसके बाद फिर प्रशासन एक्टिव हो जाता है, ये क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं, और ये तस्वीर में आपको दिख रहा है कि कितने जुड़े हुए थे जॉर्ज ऑरवेल से, कितना उनको भावुक हो गए थे वहाँ पे जाकर के वो, और कहीं ना कहीं आत्मग्लानि भी थी कि मेरी सरकार 7 साल से मेरी सरकार है और इनकी हालत ये है। उसके बाद फिर वहाँ पे काम शुरू होता है, लेकिन अड़ंगा तो इतना आसानी से थोड़ी कोई काम होता है। जब वहाँ पे काम होना शुरू होता है, ग्राउंड पे काम होना शुरू होता है, तब वहाँ पे एक टीचर लोकल आ जाते हैं जो उस पर कब्जा किए थे, जो उसके अंदर रह रहे थे वहाँ पे हॉस्टल में, कि ये तो मेरी ज़मीन है, और ज़मीन कोई कब्जा के लिए क्यों ना कहे। लगभग 2-2.5 एकड़ ज़मीन थी, वो पूरा कंपाउंड 2.5 एकड़ का था। फिर उसके बाद प्रशासन को गया, पुराना रिकॉर्ड निकाला गया, 1970 का रिकॉर्ड निकाला, तो मैंने जो कहानी बताया कि वो तो मोतिहारी नगर परिषद ने उस स्कूल को दे दिया था, और स्कूल के दम पर ये टीचर थे वहाँ पे, तो ये टीचर के होने के नाते करते ये तो मेरी ही ज़मीन है। फिलहाल कोर्ट से ऑर्डर लेकर के उनको अलग किया गया। अब वहाँ पे स्थानीय लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और स्थानीय लोगों के प्रोटेस्ट करने के पीछे कारण ये था कि जब तक ये मामला बाउंड्री वगैरह का शुरू हुआ, पार्क बनने का वहाँ पे, तब प्रेम कुमार वाला कहानी हो गया। वो प्रेम कुमार गए वहाँ पे, उन्होंने कह दिया कि ये जो है वो 100वां सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल जब देश मना रहा होगा तो उससे पहले ये पार्क बन के तैयार हो जाएगा। तो लोगों को लग गया कि ये तो गांधी जी का जगह है। लोगों ने कहा ये सत्याग्रह पार्क होगा, ये कौन सा जॉर्ज ऑरवेल पार्क होगा। लेकिन चूंकि तब तक नीतीश कुमार वहाँ आ चुके थे, सर्टिफाइड हो चुका था कि ये जॉर्ज ऑरवेल की जगह है, प्रशासन ने बिल्कुल कदम लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये जॉर्ज ऑरवेल का ही है और इन्हीं के नाम पर सब कुछ होगा। और फिर धीरे धीरे वहाँ पे लगभग 2.5 करोड़ रुपये का ग्रांट दिया गया। उसके बाद फिर 2014 में फिर से ग्रांट दिया गया 30-35 हज़ार का, और उस पूरे घर को बनाया गया। लेकिन आज भी स्थिति सही नहीं है, उस रोड वगैरह सब कुछ बना दिया, लेकिन उसको पॉपुलराइज नहीं किया गया कि इस जगह पे ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। वहाँ पे म्यूजियम बनना था, वहाँ पे लाइब्रेरी बनना था। ये
प्रिया मुखर्जी का प्लान था कि वहाँ पे और भी बहुत कुछ बनना था, लेकिन ये सब कुछ बन नहीं पाया सारा कुछ, उनको पूरे लाइफ को ताकि उसको उनके पूरे लाइफ को वहाँ पे निचोड़ा जा सके, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन जितना भी हो पाया कम से कम प्रिजर्व तो हो पाया है। पूरी दुनिया में देखेंगे जॉर्ज ऑरवेल की जो पहचान थी, उस पहचान के सामने इनको जो अभी तक इनके लिए किया गया है वो तो बहुत कम है। लेकिन चूंकि कल नहीं परसों, आज 19 तारीख हो गया, परसों उनकी 100वीं वो जयंती नहीं लेकिन पुण्यतिथि है, तो क्या पता एक और प्रयास किया जाए और देखना होगा कि बिहार सरकार क्या करती है इनके 100वीं वर्षगांठ के ऊपर। अब बिहार सरकार क्या करेगी या नहीं करेगी वो अलग बात है, लेकिन हिंदुस्तान जिस तरह की सोच की तरफ जा रहा है उस सोच का शिकार जॉर्ज ऑरवेल भी हुए हैं, और 2021 में इनकी मूर्ति को तोड़ भी दिया गया था। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने तुरंत दूसरा मूर्ति लाकर लगा दिया था, लेकिन ये वही चंपारण है जहाँ पे गांधी भी पैदा हुए हैं, और यही चंपारण है जहाँ पे कि मनीष कश्यप लोग जैसे घूम घूम करके मूर्तियाँ तोड़ा करते हैं अलग अलग ऐतिहासिक लोगों की, और यहाँ पे भी मूर्ति तोड़ा गया, लेकिन आज तक जिनने भी मूर्ति तोड़ा उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये सबसे बड़ा दुखद बात है। और इसके अलावा एक और मूर्ति तोड़ चुके हैं मनीष कश्यप, जो हमने एक और अलग से वीडियो बनाया था उनके ऊपर। अब आगे क्या करना है वो सरकार के हाथ में है। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ, हम प्रयास करते रहेंगे। नमस्कार।